Welcome to Yes Sampat Educator. Enroll in this kind of the particular courses, and online platform is available over here. So before we going to start, I want to introduce myself. So Jai Hind to one and all who are watching this particular video. So this is Yes Sampat by profession and passion. I am an educator. चलो भारत को आगे बढ़ाते हैं. You can just follow me in this kind of the particular social media platform in the Facebook, YouTube and in the Instagram also. So let us start with the first question. Mangdechu hydroelectric power project which was seen in the news was launched over by India to which of the following country? So correct answer for this kind of the particular power project. So correct answer is about the Bhutan. Okay, Bhutan is our neighbor country. ये चीज याद रखिएगा. ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में. So which state commenced India's first Nilgiri Tahar project? So you can give the answer in the comment section. Okay, so let us start with the first article. So guys, यहाँ पर पहला आर्टिकल जो है बॉक्साइट के रिगार्डिंग है. उससे पहले आर्टिकल एक बार देख लेते हैं. तो जो न्यूज़पेपर है वो न्यूज़पेपर आप देख सकते हैं. दैट इज अबाउट द 14th Jan एंड दैट इज अबाउट द वेडनेसडे. नो नीड फॉर एक्स्ट्रा कर्ब्स ऑन फ्री स्पीच ऑफ मिनिस्टर्स सुप्रीम कोर्ट. तो यहाँ पर इस आर्टिकल को आप जिस पेपर नंबर 2 पॉलिटी से रिलेट कर सकते हैं. सो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ट्यूसडे में डिक्लेयर किया था, कहा था नो रीजन टू इम्पोज एडिशनल रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू फ्री स्पीच ऑफ मिनिस्टर्स. यहाँ पर कहने का मतलब यही है इस आर्टिकल का कि जो भी पॉलिटिक्स के अंदर है, जो मिनिस्टर्स है या पॉलिटिशियन है, जो कोई भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, चाहे वो कुछ भी स्पीच दे, ठीक है, वो कोई भी सरकार से बिलोंग नहीं करते हैं या उस स्पीच को यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जा सकता है. ठीक है, सो द स्टेट इज अंडर ड्यूटी टू अफर्मेटिवली प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ अ पर्सन अंडर आर्टिकल 21 whenever there is a threat to personal liberty even by a non-state actor. State has an obligations to intervene when acts of a private actor may threaten the life or liberty of another individual. तो यहाँ पर जो चीज़ कही गई है उसके बारे में आप लोगों को ये चीज़ समझना है कि गवर्नमेंट से उसका कोई वास्ता नहीं रहेगा. जो भी उसकी स्पीच रहेगी ये पूरा का पूरा एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का रहेगा. ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर यहाँ पर कुछ भी कभी भी आप कोई भी कुछ भी बोल सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर उसको गवर्नमेंट से रिलेट नहीं किया जा सकता है. सो स्पीच ऑफ मिनिस्टर्स एंड द गवर्नमेंट इज नॉट विकरसली लायबल फॉर द डिस्पैरिंगिंग रिमार्क्स मेड बाय देम इवन इफ द कमेंट्स आर ट्रेसेबल टू स्टेट अफेयर्स और मीन्ड टू प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये यहाँ पर उसको लागू नहीं किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर जस्टिस जी का कहना है. ठीक है, अभी उसके पहले यहाँ पर मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा. इस आर्टिकल के अंदर यही चीज़ जाननी ज़रूरी थी कि ये आर्टिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेट करता है. तो सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में देख लेते हैं. दैट इज अबाउट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. तो गाइज यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आर्टिकल नंबर जो है 19 को आप लोग याद रख सकते हैं. सो 19 के अंदर जो क्लोज 1 ऑफ ए है एंड क्लोज ऑफ 2 है उसको आप लोगों को समझना है. ठीक है, सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये हर एक सिटीजन को प्रोवाइड किया जाता है. अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो, अपने ओपिनियन जो है, अपनी बिलीव जो है, अपनी कन्विक्शन जो है वो फ्रीली अपनी माउथ ऑफ वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू वो बयां कर सकता है, लिख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, पिक्चर के थ्रू यहाँ पर बयां कर सकते हैं. ठीक है, ऐसा यहाँ पर आर्टिकल नंबर 19 क्लोज 1 ऑफ क्लोज ए का कहना है. इफ यू टॉक अबाउट द आर्टिकल नंबर 19 क्लोज 2 उसकी अगर मैं बात करूँ, सो कन्फर्स दैट द राइट ऑन द स्टेट to impose reasonable restrictions on the exercise of the freedom of speech and expression on the ground because of this particular article number 19 of clause of 2. इसके बारे में अगर और डिटेल में कहें तो ये चीज बता रहा है sovereignty and integrity of India, security of state, friendly relations with the foreign states and public order and decency and morality over here. Okay, तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर समझनी है. You can take the screenshot also. वीडियो को पोस्ट कर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. ओके, आगे बात करते हैं. यहाँ पर एक आर्टिकल निकल कर ये आया था कि शिवालिका की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें से छिपकलियों और सांपों के 91 लाख साल पुराने जीवाश्म यहाँ पर मिले हैं. यहाँ पर उसके फोटोज मिले हैं, पिक्चर्स मिले हैं, तो ये आप देख सकते हैं. ठीक है, सो भारतीय शोधकर्ताओं को हिमाचल प्रदेश से एक बड़ी सफलता मिली है. बिलासपुर की शिवालिक पहाड़ियों से प्राचीन छिपकलियों और सांपों के जीवाश्म यानी कि फॉसाइल्स मिले हैं.
जो 91 लाख साल पुराने बताए जा रहे हैं, उस काल की जलवायु को समझने में ये जीवाश्म बहुत योगदान दे सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को समझना है। इज इट क्लियर? आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। सो गाइज, वी डू नॉट बिलीव इन वॉर बट विल फाइट इन फोर्स्ड इफ फोर्स्ड टू। अगर हमें जोर जबरदस्ती की गई तो हम लोग लड़ने में सक्षम है, ठीक है, पर हम लोग युद्ध नहीं चाहते और युद्ध में मानते नहीं है, ऐसा राजनाथ सिंह जी ने यहाँ पर कहा है। सो द सायोम ब्रिज इनॉग्रेटेड बाय द डिफेंस मिनिस्टर इन अरुणाचल प्रदेश ऑन द ट्यूसडे। सो गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना के साथ यहाँ पर बॉर्डर के शेयर करता है। यहाँ पर वो हमारा पड़ोसी मुल्क है चाइना, और उसकी जो बॉर्डर लगती है अरुणाचल प्रदेश पर लगती है। सो इंडिया हैज ऑलवेज बीन अगेंस्ट वॉर बट इफ इट इज इम्पोज्ड अपॉन अस वी विल फाइट एम डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सेड इन Arunachal Pradesh on Tuesday as he inaugurated 28 infrastructure projects built by the Border Roads Organization. So, Border Roads Organization. So, the project built at a cost of 724 rupees crore include 22 bridges and 3 roads स्प्रेड अक्रॉस सेवरल स्टेट्स ओवर हियर। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। तो अभी यहाँ पर आपकी एग्जामिनेशन के जरिए जो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट माना जाता है, सो दैट इज कॉल्ड द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ब्रो, इफ यू टॉक अबाउट द ब्रो, सो फंक्शनिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सिंस 2015, द ब्रो इज एंगेज्ड इन रोड कंस्ट्रक्शन टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू डिफिकल्ट एंड inaccessible regions in the border areas of this particular country. So Ministry of Defense since 2015, ये चीज़ याद रखिएगा कि उसके कंट्रोल से ये ब्रो जो है लागू किया गया था। इनके जो स्टाफ है वो, उसके ऑफिसर जो है, ट्रूप जो है वो इंडियन आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर के थ्रू लाए जाते हैं। उसके अंदर इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स काम करते हैं, आर्मी सर्विसेज कॉर्प्स जो है, मिलिट्री पुलिस एंड आर्मी पर्सनल्स जो है, या एक्स्ट्रा रेजिमेंटल एम्प्लॉयमेंट के तौर पर इसके स्टाफ के अंदर उनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है, ठीक है। इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड पर्सनल फ्रॉम जो जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स दैट इज कॉल्ड दी GREF, ठीक है, जो वहां से रिक्रूट होती है, जो परमानेंट कैडर के तौर पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, ठीक है। यहां पर करंटली अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंटेनेंस या ऑपरेशंस के बारे में बात करूं, सो इन दी मेंटेनेंस ऑपरेशंस इन 21 स्टेट्स के अंदर ब्रो जो है अभी तक काम कर रही है। अंडमान निकोबार के अंदर भी उनका कामकाज चल रहा है। हमारे नेबर कंट्रीज जैसे कि अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका के अंदर भी हमारा कामकाज चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ब्रो जो है इसको ऑपरेट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 32,885 किलोमीटर्स रोड्स उन्होंने बिल्डअप कर लिए हैं और मेंटेन भी कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। 12,200 मीटर्स जो है परमानेंट ब्रिजेस जो है पूरे कंट्री के अंदर उन्होंने बिल्डअप कर रखे हैं। ऑपरेट भी चल रहा है, ऑपरेशन भी चल रहा है उनके थ्रू, और उनके थ्रू मेंटेनेंस भी चल रहा है। आगे बात करते हैं उसके थोड़े बहुत बैकग्राउंड्स के बारे में, पर यहाँ पर ब्रो का जो आर्टिकल था वो खत्म हो चुका है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में जो इंडियन पॉलिटी से आप रिलेट कर सकते हैं उस चीज को, ठीक है। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट वन। वेट बॉक्साइट के बारे में पहले देख लेते हैं। सो दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज रिलेटेड विद द जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी एंड जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। सो कॉल फॉर परमानेंट कैंसलेशन ऑफ बॉक्साइट माइनिंग लीज इन ओडिशा। सो इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर बॉक्साइट, ओके, सो बॉक्साइट इज एन इंपॉर्टेंट और दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बनाने के लिए इस चीज को यूज किया जाता है। ये बॉक्साइट एक्चुअली क्या है कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ही है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। सो इट इज नॉट अ स्पेसिफिक मिनरल बट अ रॉक consisting mainly of hydrated aluminum oxide। hydrated aluminum oxide के स्वरूप में वो आपके सामने आता है एक रॉक के फॉर्म में, ठीक है। सो द डिपोजिट ऑफ बॉक्साइट आर मेनली एसोसिएटेड विद द लेटेराइट्स एंड अकर एज केपिंग ऑन हिल्स एंड प्लेट्यूज ऑल्सो। सो एक्सेप्ट इन कोस्टल एरियाज ऑफ गुजरात एंड गोवा, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। सो प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट, प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। सो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर समझे कि दो सेगमेंट्स हैं उसके। एक तो पहला है कि द प्लांट्स फॉर ऑब्टेनिंग एल्यूमिनिया फ्रॉम बॉक्साइट, और एल्यूमिनिया बॉक्साइट में से निकालना होगा। सच प्लांट्स आर लोकेटेड नियर बॉक्साइट माइंस एंड some plants for the reduction of alumina into the aluminum also, okay। so such plants are located near the cheap source of electricity, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स कम मात्रा में हो, काफ़ी हद तक मतलब
सस्ता हो, चीप हो, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। सो फॉर प्रोड्यूसिंग 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम, अगर 1 टन मुझे एल्यूमिनियम चाहिए तो 6 टन मुझे पहले बॉक्साइट चाहिए, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। सो विच प्रोवाइड्स 2 टन्स ऑफ द एल्यूमिना, इज इट क्लियर? तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। सो प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ, सो बॉक्साइट फ्रॉम माइंस, वो बॉक्साइट माइंस से मिलता है, बाद में एल्यूमिनिया प्लांट में जाता है, एल्यूमिनिया प्लांट से एल्यूमिनियम रिडक्शन प्लांट के अंदर जाता है, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। इज इट क्लियर? आगे बात करते हैं कि डिपोजिट्स ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया, भारत के अंदर कहाँ पर कौन कौन से रीजन में बॉक्साइट पाया जाता है। सो ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के अंदर यहाँ पर आप लोगों को बॉक्साइट जो है मिल सकता है, ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। ओडिशा के अंदर सबसे ज़्यादा बॉक्साइट मिलता है, ठीक है, ये चीज़ समझ लेना है। यहाँ पर आप लोग मैप देख सकते हैं इंडिया का, ये हमारा प्यारा सा भारत के अंदर जहाँ जहाँ पर रेड पोर्शन है वहाँ पर बॉक्साइट की माइनिंग्स है, ये चीज़ याद रखिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो मध्य इलाका है भारत का, ठीक है, और मध्य इलाका यानी कि समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश भी आ गया, गुजरात भी आ गया, वेस्ट का गुजरात और ईस्ट का यहाँ पर उड़ीसा जो है वो ले लीजिए, वेस्ट बंगाल का ले लीजिए थोड़ा पोर्शन बिहार का ले लीजिए, वहाँ पर आप लोगों को बॉक्साइट की माइंस देखने को मिल सकती है, और थोड़ा बहुत महाराष्ट्र के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है, और साउथ में भी आप लोगों को बॉक्साइट की माइंस देखने को मिल सकती है। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। Guys, next article is related for the, let us see, प्रिवेंटिंग एनिमल क्रूएलिटी इज अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट। ओके, यहाँ पर जो एनिमल को बदतर तरीके से जो उसके साथ बिहेव किया जाता है उसको प्रोटेक्शन देने की ड्यूटी यहाँ पर राज्य सरकार की है, ऐसा यहाँ पर एडवोकेट साहब ने कहा है हाई कोर्ट के अंदर। सुधीर इज एन एडवोकेट प्रैक्टिसिंग एट द मद्रास हाई कोर्ट। तो मद्रास हाई कोर्ट के अंदर ये जो भाई साहब है वो काम करते हैं एज एडवोकेट के तौर पर, ये चीज़ याद रखिएगा। सो सून कॉन्स्टिट्यूशन bench of the Supreme Court of India will deliver its verdict on the validity of Tamil Nadu's law permitting the practice of the Jallikattu in the state, usually held during the Pongal season. Jallikattu is a sport where men compete against each other to hold on to the hams of the agitated bulls that are released into an open arena. So यहाँ पर जल्लीकट्टू के बारे में हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया था गाइज। एक स्पोर्ट्स है तमिलनाडु के अंदर, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है जहाँ पर जो लोग हैं बुल को तोड़ाते हैं, बाद में उसका जो सिंग जो है वो पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया है। सो 2014 के अंदर जब भी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने यहाँ पर उसके बारे में बातचीत किया, 2 जजेस की बेंच बिठाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्होंने जल्लीकट्टू को यहाँ पर डिक्लेयर किया गया था दैट इज एन इलेजिटिमेट। ओके, सो द कोर्ट फाउंड दैट द प्रैक्टिस वाज क्रूअल एंड कॉज द एनिमल अननेसेसरी पेन एंड सफरिंग। जो एनिमल है वो पेन से गुजरते हैं, सफरिंग से गुजरते हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। सो सिंस देन तमिलनाडु हैज़ मेड एफर्ट्स टू रीश्योर एक्ट द स्पोर्ट्स लीगलिटी। सो इट इज़ दैट द एक्ट ऑफ रिवाइवल विच इज़ नाउ इट स्टेक ओवर हियर। सो एनिमल राइट्स और सेफ्टी के बारे में भी यहाँ पर बहुत सारी बातें कही गई है, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, पर इसका आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 14 इट्स अबाउट द राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल number 21 right to life and personal liberty over here. Okay, next article is about the ऑनलाइन गेमिंग। सो हाउ इज़ इंडिया मूविंग टू रेगुलेट ऑनलाइन गेमिंग, उसके बारे में यहाँ पर आर्टिकल आया है, जैसे आप लोगों ने थंबनेल भी देखा था। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ रिलीज्ड ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स इन रिलेशन टू ऑनलाइन गेमिंग। द आइडिया इज टू एंश्योर दैट ऑनलाइन गेम्स आर इन कंफॉर्मिटी with Indian laws and to safeguard users against the potential harm. The Minister of State to MeitY Rajiv Chandrasekhar stated that the draft proposes a self-regulatory mechanism which is future may also regulate the कंटेंट ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। ओके, यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग का कंटेंट किस हिसाब से है उसको रेगुलेट करने की जरूरत है फ्यूचर के अंदर। सो व्हाट चेंजेस आर बीइंग प्रपोज्ड, प्रपोजल के अंदर यही चीज़ कही गई थी कि भाई एक सेफ गार्डनिंग होना चाहिए, इंटरेस्ट का यूजर के इंटरेस्ट का सेफ गार्डनिंग होना चाहिए बाय इंट्रोड्यूसिंग सेट प्रोसीजर एंड नॉर्म्स फॉर वेरिफिकेशन एंड यूजर एंगेजमेंट, किस हिसाब से यहाँ पर कंटेंट पेश किया जाता है, ठीक है। ऑनलाइन गेमिंग के
बारे में कुछ ड्राफ्ट रूल्स हैं वो डिक्लेयर किए गए हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। ओके, सो दैट इज अबाउट द ऑनलाइन गेमिंग। सो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, it stands for the MEITY, has released the draft rules for online gaming. So the proposed rules have been introduced as an amendment to the information technology intermediary guidelines and digital media ethics code rules 2021. So what are the draft rules over here? So self regulatory body, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है, पहले चीज ये समझ लेना है व्हाट आर द ड्राफ्ट रूल्स। सो ऑनलाइन गेम जो है ये उसको पहले रजिस्टर करना होगा एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के अंदर की, और बाद में यहाँ पर ओनली गेम्स होगी, ये चीज डिक्लेयर करनी होगी। सो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस डन बाय द बॉडी विल बी अलाउड टू द लीगल ऑपरेट इन इंडिया, ये चीज समझना है, जिसके अंदर 5 मेंबर जो है वो डाइवर्स फील्ड से बिलोंग करेंगे, और बाद में यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है इस तरीके से उसको रेगुलेशन करेंगे, जिस फील्ड से वो बिलोंग करते होंगे, कि ऑनलाइन गेमिंग से बिलोंग करते होंगे, शायद वो पब्लिक पॉलिसी से या आईटी, साइकोलॉजी और मेडिसिन से बिलोंग करते होंगे। यहाँ पर साइकोलॉजी इसलिए डाला गया है कि आजकल अगर देखा जाए तो जो अभी हमारी जनरेशन जो है काफ़ी हद तक ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में पड़ी चुकी है, ठीक है, किताबों को छोड़कर या बहुत सारी सी चीज़ों को छोड़कर जो अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को बढ़ा सकती है, उसको सारी की सारी चीज़ें छोड़कर यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में सारी की सारी जनरेशन जो है ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में जा चुकी है, ठीक है, भारत देश की जनता के अंदर, ठीक है। ऑनलाइन गेमिंग के अंदर कई फ्रॉड्स भी होते हैं, ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। यहाँ पर बहुत सारे ऑनलाइन गेमिंग के फ्रॉड्स भी आए दिन आप लोगों ने न्यूज़पेपर के अंदर देखे होंगे, ये चीज़ भी एक पॉइंट के हिसाब से आप लोगों को समझना है। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी बच्चों को यहाँ पर स्मार्टफोन दिया जाता है, ठीक है, जो हमारे चिल्ड्रन है, जो हमारा भारत का भावी भविष्य माना जाता है, उनको आज से ही मतलब अभी से ही बचपन से ही फ़ोन दिया जाता है, स्मार्टफोन दिया जाता है, ठीक है, जो काफ़ी हद तक ये उसके माइंडसेट को नुकसान पहुंचा सकता है, उसकी मेंटालिटी को या मेंटल एबिलिटी को नुकसान पहुंचाता ही है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर साइकोलॉजी जो है वो चेक की जाती है, इसलिए साइकोलॉजिस्ट वहाँ पर बैठते होंगे, ठीक है, बैठेंगे और उसके ऊपर ऑनलाइन गेमिंग में क्या कंटेंट पेश किया जाता है, क्या परोसा जाता है, उसके ऊपर यहाँ पर सारी की सारी रेगुलेशन बिठाई जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो भी बच्चे देखेंगे उसके बाद वहाँ पर उसका बिहेवियर होगा, ठीक है, ये चीज़ समझना है। सो देयर कुड बी मोर देन वन सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी एंड ऑल ऑफ देम विल हैव टू इन्फॉर्म द सेंटर अबाउट द गेम्स दे हैव रजिस्टर्ड अलॉन्ग विद रिपोर्ट डिटेलिंग द क्राइटेरिया फॉर रजिस्टरिंग, कौन सा यहाँ पर क्राइटेरिया रहेगा उसके हिसाब से उसको यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। अभी ड्यू टू दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर डिलीजेंस, ऑनलाइन गेमिंग जो है ये एक पर्टिकुलर फॉर्म है जो आगे जाकर यहाँ पर कई एडिशनली डिलीजेंस जो है उसको इंक्लूड कर सकती है, अंडरटेक दिस पर्टिकुलर एडिशनल ड्यू डिलीजेंस एंड इंक्लूडिंग दी KYC ऑफ यूजर्स, ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर जो भी यूजर्स है उसको अगर वो ऑनलाइन गेमिंग खेलना होगा तो KYC रजिस्ट्रेशन करना होगा, ये चीज़ समझना है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट विड्रॉल हो सकता है, रिफंड ऑफ मनी भी आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑनलाइन गेमिंग का फ्रॉड चल रहा था उसके ऊपर पॉलिसीज आए दिन अभी लगाई जाएगी, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। For KYC, they will have to follow norms laid down for entities regulated by the Reserve Bank of India। और जहाँ पर मनी की बात आती है तो वहाँ पर हमारे बैंक ऑफ बैंक, जिसको हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, वो इंक्लूड की जाएगी और उसके थ्रू ही रेगुलेशन होगा और उसके नॉर्म्स एंड पॉलिसी के हिसाब से सारा का सारा रेगुलेशन चलेगा और एंटिटीज चलेगी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर ड्राफ्ट रूल। आगे बात करते हैं कुछ रैंडम नंबर जनरेशन सर्टिफिकेट के बारे में। तो यहाँ पर गेमिंग कंपनीज जो है वो अपने रैंडम नंबर जनरेशन सर्टिफिकेट को सिक्योर करने में लगी है, ठीक है। सो विच इज टिपिकली यूज बाय द प्लेटफॉर्म दैट ऑफर कार्ड गेम्स टू एंश्योर दैट गेम्स आउटपुट्स आर स्टेटिस्टिकली रैंडम एंड अनप्रिडिक्टेबल, ओके। सो नो बूट सर्टिफिकेट जिसको हम लोग कहेंगे, ठीक है, सो फ्रॉम अ रेप्यूटेड सर्टिफाइंग बॉडी, ये चीज समझना है। रिस्ट्रिक्शन ऑन बीटिंग, बैटिंग के अंदर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज जो है कभी कभी बैटिंग को यहाँ पर एंगेज करने की कोशिश करती है तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे। कंप्लाइंस की अगर मैं बात करूं तो जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या ई-कॉमर्स कंपनी जो है, सिमिलरली ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के अंदर भी एक दूसरे की कंप्लाइंस ऑफर्स यहाँ पर अपॉइंट करते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पर कुछ नॉर्म्स लाएंगे जाएंगे इस प्लेटफॉर्म के अंदर। नोडल ऑफिसर्स हु विल एक्ट एज अ लाइजन ऑफिशियल विद द गवर्नमेंट एंड असिस्ट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ओवर हियर, ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझनी है। सो ग्रीवेंसेस ऑफर हु विल रिजॉल्व यूजर कंप्लेंट्स, ठीक है,
जो यूज़र की कोई भी कंप्लेन होगी उसको रिजॉल्व करने में काम करेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल जो था यहाँ पर उसके बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पर एक ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में एक आर्टिकल आया था, उसके बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगा कि भारत का संविधान जो है वो सबसे पहले यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी। सो 1934 के अंदर एम.एन. रॉय ने पहले सबसे पहले प्रपोज किया था कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आइडिया दिया था। ठीक है, सो अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान यहाँ पर 1946 में चलाया गया, और उसके अंदर यहाँ पर इलेक्शन किए गए, इलेक्शन हेल्ड किए गए और फॉर्मेशन किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर 7 मेंबर थे, जिसके अंदर थे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर एंड गोपाला स्वामी, बी.आर. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सद्दाउल्ला, बी.एल. मीटर एंड डी.बी. खैतन। ओके, 13 अगस्त 1947 के अंदर पहली मीटिंग की गई थी। ड्राफ्टिंग कमेटी इलेक्टेड बी.आर. अम्बेडकर एज इट्स चेयरमैन। तो हमारे जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी थे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। आगे बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान जो है 1946 में लाया गया था, और उसी मिशन प्लान कैबिनेट मिशन प्लान के तहत यहाँ पर इलेक्शन किया गया और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है, उसके अंदर 13 कमेटी जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में डील करेगी, ये चीज़ के बारे में बताई गई थी, जिसके अंदर 8 मेजर कमेटी बनाई गई थी, और साथ ही साथ उस मेजर कमेटी के कुछ चेयरपर्सन जो थे या लीडर कह सकते हैं हम लोग, वो जो हेड थे उसको यहाँ पर डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, सो उसको कुछ तरीके का उनको टास्क भी दिया गया था। सो ड्राफ्टिंग कमेटी जो थे उनके जो चेयरमैन थे बी.आर. अम्बेडकर सर थे, यूनियन पावर कमेटी के जवाहरलाल नेहरू जी थे, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी जवाहरलाल नेहरू जी थे, प्रोविंशियल कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के वल्लभ भाई पटेल जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरियाज के अंदर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के राजेंद्र प्रसाद जी थे, स्टेट कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स उसके अंदर भी जवाहरलाल नेहरू जी थे, और स्टीयरिंग कमेटी के अंदर भी राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो ये मेजर जो कमिटीज़ थी उसके अंदर जो ये मेजर हेड जो थे, आप लोगों को नाम पूछा जा सकता है, उसके नाम आप लोगों को याद रखना है। ये आर्टिकल आपको पॉलिटी से रिलेट करता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, ओके, सो उसके कुछ फैक्ट्स के बारे में बताते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ फैक्ट्स जो है, भारत का संविधान जो है वो बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, ये चीज़ याद रखिएगा। सो तो ओरिजिनली कॉपीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेर नॉट टाइप्ड और प्रिंटेड, दे हैव बीन हैंड रिटन। उसको टाइप नहीं किया गया था, उसको प्रिंट नहीं किया गया था, हाथ से लिखा गया था, ये चीज़ याद रखनी है। प्रेम बिहारी नारायण रईजादा हैड रिटन द यूनिक कॉपीज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, ये नाम याद रखिएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ओके, ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन हैड वॉज रिटन इन इंग्लिश एंड हिंदी, पर बाद में यहाँ पर अगर कहें तो बोरो भी कुछ फीचर जो है हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बोरो किए हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज जो है जैसे कि ब्रिटेन, आयरलैंड, जापान, यूएसए, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, उनसे कई फीचर जो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर बोरो किए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की अगर मैं बात करूँ तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर लाया गया था। ठीक है, ये चीज़ समझना है, कुछ भी करने का ईगो हर्ट नहीं करने का, कुछ भी करो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कुछ भी चेंज करो, कुछ भी अमेंड करो, पर बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंड नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ आप लोगों को समझना ज़रूरी है। ठीक है, सो वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान है, हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर्स, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। इसे क्लियर? सो कुछ कौन से ऐसे फीचर जो है जो हम लोगों ने दूसरे कंट्री से बोरो किए हैं, तो जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेकर बोरो किया है, ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप, डॉक्ट्रिन ऑफ लेजर एंड टेन्योर ऑफ सिविल सर्वेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने बोरो की। जुडिशियल सिस्टम एंड फंडामेंटल राइट जो है हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्गर सेंट्रल अथॉरिटी बोरो किया और सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप को बोरो किया। आयरिश से हम लोगों ने डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते भारत के अंदर, उसकी जो मेथोडोलॉजी है वो भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने बोरो की।
ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम लोग बात करें, सो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड सर्विस विद इन द कंट्री कॉन्करेंट लिस्ट जो है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने बोरो किया। वेमर कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो बोरो किए थे। ठीक है, जब भी आप इमरजेंसी भारत के अंदर लगती है तभी यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स जो है वो खारिज हो जाते हैं। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, तभी आपके कोई भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ तो आप कोर्ट के दरवाजे खटखटा नहीं सकते हैं। ठीक है, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो बोरो किया है। उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पर हम लोगों ने गवर्नर की ऑफिस और फेडरल ज्यूरी की जो पावर है उसको हम लोगों ने बोरो किया था। ठीक है, साउथ अफ्रीकन से कि भाई हाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हम उसके अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने साउथ अफ्रीका से बोरो किया था। ठीक है, भारत का जो संविधान है वो हम लोग